अस्सलाम वालेकुम। कहानी अब में आप सबकी आमद का बेहद शुक्रिया। ये खूबसूरत सा नावलेट आपके लिए जिसका नाम है ख्वाब ज़दा, राइटर सदफ़ आसिफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। आज की सुबह इसकी माजी के बेशुमार सुबहों से कुछ मुख्तलिफ, कुछ अनोखी सी थी। शायद इसीलिए पूरी रात नींद इसकी आंखों से टूट टूट कर दूर जाती रही। फरीना करम ने कसमसाकर सहर अंगेज सब्ज आंखों पर से मलाई जैसी कलाई हटाई और बड़ी दिक्कतों के बाद खुमार ज़दा पलकें खोलने की कोशिश की। ज़बरदस्ती का रत जगह मनाने की वजह से अब जागना बहुत कठिन लग रहा था। फरीना ने नींद भगाने के लिए मेहराबों वाले कमरे की ऊंची छत का बिला वजह जायज़ा लेना शुरू कर दिया, जिस पर फेरे गए चूने की सफ़ेदी जर्दी माइल हो चुकी थी। एक बार फिर यूनिवर्सिटी जाने का ख्याल आया और एक अजीब सी सनसनी इसके वजूद में दौड़ गई। जल्दी से बिस्तर छोड़ा, चादर तह करते हुए इसने जमाई को हाथ की पुश्त से रोका, झुककर चप्पलें ढूंढकर पहनी और गुसल खाने की जानिब चल दी। फरीना की बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी, इसीलिए इसकी यह हालत हो रही थी। दरअसल यूनिवर्सिटी में आज इसका पहला दिन था। वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से तैयारी में लग गई। इसे मास्टर्स करना था। बड़ी मुश्किलों के बाद तो ये ख्वाब पूरा होने जा रहा था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी का इजहार आखिर कैसे करे। वो तेज़ी से लिबास बदल कर आई तो इसकी निगाह एक बार फिर कदीम घड़ी की जानिब उठ गई। ऐसा लगता है जैसे वक्त के पाँव निकल आए हों और वो सरपट भागने लगा हो। फरीना ने बालों की चोटी खोलते हुए सोचा, ये बालें की मुसीबत। ब्रश उठाकर सुनहरी रेशम जैसे लच्छों को सुलझाकर सीधा करने की कोशिश में वो उलझती चली गई। लड़कियों के भी कितने ऐश होते हैं और एक मैं हूँ। इसकी निगाहों में लाइबा की कमर को छूते सीधे चमकीले बाल घूमे और ख़ुद पर तरस आया। मजाल है जो लाइबा के बाल टस से मस हो जाएं, इसने हसरत से सोचा और बालों को लपेट कर ऐसी जोड़ा बना लिया। अब इसके पास लाइबा जैसी बरकी मशीन तो थी नहीं जिसे लगाती बाल सीधे होकर पुश्त पर रेशम की तरह बिखरते चले जाएं। वैसे मैं भी किसी से कम नहीं। फरीना ने होंठ चबाते हुए आईने में अपने जगमगाते हुस्न से फूटती शौं को पलक झपक झपक कर देखा तो उसकी सोचें राहत में बदल गई। मेरी फ्रेंड्स ठीक तारीफ़ करती हैं। इसके नर्म लबों पर पुरसकून सी मुस्कुराहट उभर आई। अपनी खूबसूरती का एहसास इसके एतमाद को जिला बख्शता था, वरना ज़िंदगी में काफ़ी कुछ ऐसा था जो यासियत फैलाने की वजह बना हुआ था। अब ये क्या मुसीबत है। फरीना ने अलमारी से सादा लेदर का कीमती बैग निकाला, टटोल कर मुआयना किया। इसका स्ट्रैप एक जगह से मरम्मत ज़्यादा दिखाई दिया। मुँह बन गया। चलो इसे अंदर की जानिब कर देती हूँ। कोई और चारा न पाकर इसने वो हिस्सा अंदर की जानिब करके छुपाने की कोशिश की और बैग कंधे पर लटकाया। अब्बा मैं जा रही हूँ, अपनी सुरीली आवाज़ में बाप को शाइस्तगी से जाने की इत्तला देती हुई बड़े से लॉन को पार करती हुई कोठी के गेट से बाहर निकल गई। अब ये नादिया की बच्ची कहाँ रहेगी। फरीना अपनी ज़िंदगी की इस खुशगवार घड़ी में किसी किस्म की बदशगुनी नहीं चाहती थी, मगर वो तो रोनमा हो चुकी थी। प्रोग्राम के मुताबिक इसे और नादिया को एक साथ यूनिवर्सिटी जाना था, मगर इस पागल लड़की का अभी तक कोई अता पता न था। पहले दिन ही लेट करवा दिया। फरीना का कोफ्त के मारे बुरा हाल होने लगा। इसने होंठों को भींच कर इस रास्ते की तरफ देखना शुरू कर दिया जहाँ से नादिया की आमद मुतवक्के थी, मगर बेसुध। इतने में बड़ी सी गाड़ी पार्किंग से निकली और एक झटके से उसके सामने आकर रुक गई। लो जी, अब सुबह सुबह सफाइयाँ देते फिरो। फरीना ने चौंक कर देखा और दिल में बिला वजह की बदगुमानी पाली। अलनिसा पैलेस में सुबह से काफ़ी चहल पहल थी। शुबाना इकबाल के अंग अंग से खुशी छलक रही थी। खैरुन्निसा ने भी सफ़ेद गरारे की सिलवटें निकलवाने के लिए मुलाजमों को हलकान किया हुआ था। 2 दफ़ा की गई इस्त्री भी बेकार गई। अब की बार वो ख़ुद भी एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे में गरारा थामे इस्त्री स्टैंड की जानिब बढ़ने लगी। इकबाल अहमद को घर में होने वाले इस हंगामे से ज़रा जो दिलचस्पी हो। चाय का कप रखते ही उन्होंने ड्राइवर को इशारा किया और ऑफिस जाने के लिए निकल खड़े हुए। क्या आज कोई ख़ास मेहमान आ रहा है। आरफीन इकबाल डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। दरमियान में खड़े होकर ज़ोर से पूछा, तुझे कैसे पता चला। खैरुन्निसा ने मुस्कुराकर पोते को देखा। वो भी इस्त्री से फारिग होकर नाश्ते के लिए आई थी। जाहिर है मम्मी ने पूरा घर ऐसे ही तो सर पर नहीं उठाया हुआ। इसने बालों में उंगलियां फेरते हुए दादी को शरारती अंदाज में देखा। हाँ, बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं। शुबाना इकबाल ने ताज़ा फूलों को गुलदान में सजाते हुए इकरार किया। अच्छा, कौन आ रहा है। इसने इस्तफहामिया अंदाज में पहले माँ को फिर दादी को देखा, जिनके चेहरों से मायने खेज़ी छलक रही थी।
मेरी पुरानी दोस्त सलमा अपनी बेटी के साथ आ रही है। शुबाना के लहजे में खुशी की झलक थी। उन्होंने टेबल पर नाश्ता लगवाते हुए बताया, अच्छा ठीक है, प्लीज़ एक गिलास ऑरेंज जूस दीजिएगा, मुझे भी ऑफ़िस के लिए निकलना है। आरफीन ने कोई ख़ास तवज्जो न दी और नाश्ते में जुट गया। मिनाहिल इस साल MBA करके फारिग हुई है, देखने में भी लाखों में एक है। शुबाना ने स्लाइस पर जैम लगाते हुए बताया, मम्मी प्लीज़ सिर्फ़ एक स्लाइस। आरफीन की सारी तवज्जो नाश्ते पर मरकूज़ देखकर खैरुन्निसा ने दांत किचकिचाए। तुम लंच तक आ जाओगे ना? इनसे बर्दाश्त ना हुआ तो जल्दी से बोली। आप ख़वातीन के बीच में मेरा क्या काम? आरफीन ने हैरत से पूछा। उफ़्फ़ो भाई, मैंने मिनाहिल के साथ तुम्हारी शादी का फ़ैसला किया है। शुबाना के इंकिशाफ पर वो दहल उठा। तुम लंच पर होगे तो मिनाहिल को अच्छी तरह से देख सकते हो, बातचीत से एक दूसरे के ख़यालात भी जान जाओगे। उन्होंने रसानियत से कहा, मम्मी जी। आरफीन ने एहतजाजन कांटा ज़ोर से पटका। जी बेटा जी। खैरुन्निसा ने छेड़ती निगाहों से पोते को देखते हुए कहा, आपको इन लोगों को बुलाने से पहले मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था। उसने शिकायती लहजा अख्तियार किया। अच्छा, तो अब मुझे हर काम तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा। शुबाना के चेहरे पर नागवारी के असरात छा गए। हर काम नहीं, मेरे मुस्तकबिल का फ़ैसला तो कम अज़ कम मुझसे पूछ कर करना चाहिए। आरफीन, ये तुम्हारी माँ है जो तुम्हारी खुशियों के लिए तुमसे बेहतर फ़ैसला करेगी। खैरुन्निसा से बहू की उतरी सूरत देखी नहीं गई, इसे झाड़ा। सॉरी दादी जी, मगर मैं शादी अपनी पसंद से ही करूँगा। चलो ठीक है, मगर क्या ही अच्छा होता अगर तुम ये बात मुझे पहले बता देते, बिला वजह इतना खड़ाक फैलाया। शुबाना ने अपने आप पर काबू पाते हुए बेटे के बालों में हाथ फेरा। इससे पहले तो कभी ये जिक्र हुआ ही नहीं। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया और उबला अंडा छीलने लगा। वैसे साहबजादे, आपको कैसी लड़की पसंद है? खैरुन्निसा ने मामला निमटते देखा तो जान में जान आई। तजस्सुस से मजबूर होकर पूछा, और कुछ हो ना हो, लड़की की आवाज़ बहुत सुरीली होनी चाहिए। बेटे की बात सुनकर शुबाना का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसके बोलने का अंदाज मुतासिर कौन हो, लहजा ऐसा हो कि यूँ लगे जैसे कानों में रस घुल गया। वो बोलता चला गया और दोनों सास बहू बेयकीनी से आरफीन को देखती रह गईं। अच्छा तो ठीक है, बकरीद से पहले तुम अपनी सुरीली को ढूंढ लो, वरना बकरीद के बाद इस घर में हमारी पसंद की बहू आ जाएगी। खैरुन्निसा ने इसे चैलेंज करती निगाहों से देखा तो वह हंसता हुआ वहाँ से उठ गया। क्या बात है फारी, यहाँ क्यों खड़ी हो? जुल्फ़कार अली ने भांजी को खड़ा देखा तो सवाल किया। कुछ नहीं जुल्फ़ी मामू, अपनी एक फ्रेंड का इंतज़ार कर रही हूँ, इसने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर जवाब दिया। ओह, आपको कहीं जाना है तो मैं छोड़ दूँ? उन्होंने हमेशा की तरह फ़िक्रमंदी दिखाई। नहीं नहीं, नादिया बस पहुँचने वाली होगी। फरीना ने नफ़ी में सर हिला कर इन्हें मुस्कुरा कर देखा। चलो ठीक है, मुतमईन हो गए और गाड़ी के बैग से पुश टिका दी। मालिक का इशारा समझते ड्राइवर जन से गाड़ी भगा ले गया। हम तो पहले आप लोगों के एहसानों तले दबे हैं, तभी तो मुमानी को हमारा वजूद इस कोठी में गवारा नहीं। इसने दुखी निगाहों से जाती हुई गाड़ी को देखा, आंखें भर आईं, फिर सर झटक कर उसी सिम देखने लगी जहाँ से सहेली ने आना था। मैं खुद चली जाती हूँ। मज़ीद इंतज़ार के बाद जब दोस्त का दूर दूर तक कोई अता पता दिखाई ना दिया तो इसने अकेले जाने की ठानी, मगर हिम्मत नहीं पड़ी। फ़ोन करके पता करती हूँ। फरीना ने बैग से सेल फ़ोन निकाल कर तेज़ी से नादिया का नंबर डायल किया और बेख्याली में आखिरी नंबर गलत लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। नादिया की महीन नर्म व नाजुक आवाज़ की जगह भारी दिलकश मर्दाना लहजा कानों में गूंजा तो थोड़ी सी परेशान हो गई। हेलो जी, फरमाइए। इस बार भी बड़ी शाइस्तगी से पूछा गया, मगर वो हैरान सी फ़ोन को तकती चली गई। कमाल है, जब बात नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की? अब के बाद नाराज़गी का इजहार किया गया। फरीना का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। लगता है सुबह सुबह शरारत का मूड है, मगर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं कि गुस्से से बोलता हुआ लाइन काटने का इरादा कर बैठा। इसका दिमाग सुबह से घूमा हुआ था। इकबाल अहमद ने छोटी सी गलती पर पूरे स्टाफ के सामने इसकी क्लास लगाई थी। जी वो, आप कौन? फरीना ने गड़बड़ाते हुए अपनी मधुर आवाज़ में जल्दी से पूछा। मोहतरमा, आपको किससे बात करनी है? इसने उल्टा सवाल कर दिया, मगर आवाज़ की खूबसूरती ने इसे चौंकाया था। जी ये नादिया का नंबर है ना? रस भरी आवाज़ ने तस्दीक करना ज़रूरी समझा। नहीं जी, ये तो मेरा नंबर है, वो चबा चबा कर बोला। गुस्से की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मतलब? फरीना ने आदत के बरखिलाफ़ एकदम शरारती अंदाज में पूछा। मेरा यानी आरफीन इकबाल का। दूसरी जानिब बड़े चिड़े चिड़े अंदाज में बताया गया। ओह सॉरी, मैं अपनी फ्रेंड को कॉल कर रही थी, गलती से आपका नंबर लग गया। इसने बड़ी शराफत से एतराफ़ किया। उफ, रॉन्ग कॉल मिलाकर दोस्ती करने के लिए लड़कियों का ये बहुत पुराना बहाना है। आरफीन के मजाक उड़ाने पर इसका दिमाग भग से उड़ गया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, और वैसे भी आप कहीं के शहजादे गुलफाम नहीं हैं जो मैं आपसे दोस्ती करने के लिए मरी जाऊँ।
फरीना ने बड़ी शाइस्तगी से इसकी बेइज्जती की और लाइन मुनक़ता हो गई। आरफीन हेलो हेलो पुकारता ही चला गया। इसे बाद में बहुत अफसोस हुआ, बिला वजह ऐसी घटिया बात की, किसी से गलती भी हो सकती है। वैसे आवाज़ बहुत सुरीली थी। इसने सोचा और दिमाग में झमाका सा हुआ, अब तो सॉरी करना तो बनता है। आरफीन ने शरारत से सर के पीछे हाथ रखकर सोचा और दूसरे हाथ से पैगाम लिखने लगा। क्या हुआ? नादिया ने फरीना के कंधे पर हाथ रखकर अपनी जानिब मुतवज्जा करना चाहा। वो मुंह फुलाए बैठी थी। वो अब तक 1 दर्जन माफ़ीनामे भेज चुका है। फरीना ने परेशान निगाहों से दोस्त की तरफ देखा। कौन? नादिया ने हैरत से पूछा। वही रॉन्ग नंबर वाला आरफीन इकबाल। फरीना ने जल कर कहा। ओए होए, तो ये बात है। एकदम शरीर हुई। क्या बात है? फरीना ने तीखे अंदाज में इसे देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी हसीन आवाज़ का जादू चल गया। नादिया ने इसे गुदगुदाया। फजूल के अंदाजे मत लगाओ। एकदम मुस्कुराई। क्यों भाई, क्या मेरे अंदाजे कभी गलत निकलें? इसके लहजे में तफाखुर उभरा। हाँ, यहाँ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आरफीन की ख़ुद की आवाज़ बहुत दिलकश और लहजा सहरंगेज़ है। फिर इसे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मेरे पीछे भागे? खोए खोए अंदाज में से सराहते हुए एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। हद है यार, यानी कि तुम अभी तक खुद को। नादिया ने आंखें निकाली तो गड़बड़ा गई। सुनो, जब वो बेचारा इतनी बार माजरत कर रहा है तो लिख दो कि तुमने इसकी सॉरी कबूल की। कुछ देर सोचने के बाद नादिया ने मशवरा दिया। इससे क्या होगा भाई? पता चल जाएगा वो सिर्फ सॉरी करना चाह रहा है, दोस्ती का इरादा है। उसने चहकते हुए कहा। हाँ, ये बात भी ठीक है। इसने इस बात में सर हिला दिया। फरीना ने थोड़ी देर बाद आरफीन को माजरत कबूल करने का इंदिया दिया तो दूसरी जानिब से फ़ौरन ही शुक्रिया का जवाब आ गया। वो मज़ीद पेशरफ्त का इंतज़ार करती ही रहेगी। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी छाई रही। दोनों सहेलियाँ बहुत देर तक सेल फ़ोन पर निगाहें जमा कर बैठी रहीं। कोई फ़ायदा नहीं। फरीना जब मायूस होकर घर जाने के लिए उठने लगी तो अचानक मैसेज टोन बजी। इसने बेसाख्ता सेल फ़ोन हाथ में थामा। आरफीन का भेजा हुआ टेक्स्ट पढ़ने लगी। नादिया भी दोस्त पर लदी जा रही थी। ओहो, तो जनाब तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं। नादिया ने भी पैगाम पढ़ लिया और मुस्कुराई। हाँ, इसने सर हिलाया। हाय, ये क्या? नादिया की निगाहें फरीना की उंगलियों की जुम्बिश पर टिक गईं, जो बड़ी रवानी से पैगाम का जवाब दे रही थी। तुमने क्या लिख दिया? नादिया की आंखों में जहान भर की हैरत सिमट आई। वो ज़ोर से चीखी। लाइबा जुल्फ़कार। इसने मुस्कुरा कर अपना लिखा हुआ नाम दोहराया और हाथ झाड़ती उठ खड़ी हुई। नादिया वहीं पत्थर के बुत की तरह जमी खड़ी रही। इन दोनों के बीच काफ़ी दिनों तक फ़ोन पर बातचीत का सिलसिला चलता रहा। आरफीन की गुफ्तगू का दिलकश अंदाज़, इसकी काबिलियत और मालूमात का वसी दायरा फरीना को मुतासिर करता चला गया। आरफीन को भी हंसमुख और शाइस्ता से सुरीली आवाज़ वाली फरीना से बात करने में बहुत मज़ा आता। गुज़रते वक्त के साथ आलम यह हो गया कि अगर वो दोनों किसी दिन बात ना कर पाते तो एक अनजानी सी कमी का एहसास होता। जल्दी इनके दिलों की धड़कन एक ही लय पर थरकने लगी। वो दोनों इस बात का अदराक रखते थे कि वो एक दूसरे की मोहब्बत में बुरी तरह से गिरफ़्तार हो गए हैं, मगर कोई भी अपने मुंह से इकरार करने को तैयार ना था। आरफीन ने दिल के हाथों मजबूर होकर फरीना से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर डाला, मगर वो बात टाल गई। कई महीने इसके जवाब के इंतज़ार में आरफीन ने शराफत से खामोशी इख्तियार कर रखी थी। फिर दोबारा इस अंदाज में इसरार किया कि वो पिघल गई। नादिया के मशवरे पर फरीना ने एक पुरहजूम शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में आरफीन से मिलने की हामी भर ली। दोनों का आमना सामना हुआ तो आरफीन तो इसे देखते फ़रेफ्ता हो गया। वो इसके ख्यालों से बढ़कर हसीन निकली। बेले की उजली उजली कलियों जैसी नाजुक और सुर्ख़ सफ़ेद फरीना की बड़ी बड़ी सब्ज़ आँखों में गुलाबी डोरे बहुत हसीन दिखाई दिए। गुलाबी लबों पर खेलती शरारती मुस्कुराहट और सुनहरी घुंघरियाले बालों के जाल ने इसे कसकर जकड़ लिया। आरफीन की पुरवकार शख्सियत और मर्दाना वजाहत ने इसे चंद लम्हों में असीर कर लिया। दोनों इस तरह आपस में घुल मिलकर बातें करने लगे जैसे बरसों की शनासाई हो। लाइबा, मेरे ख्वाबों पर हमेशा से सिर्फ तुम्हारा कब्जा रहा है। आरफीन के इकरार पर इसके होंठों पर एक दिलकश मुस्कुराहट फैल गई। मैं बरसों से जिस बेशकीमत आबदार मोती की तलाश में था, किस्मत की मेहरबानी से वो मुझे तुम्हारी सूरत में मिल गया। इसका खूबसूरत अंदाज, मोहब्बत का इजहार, प्यार लुटाती निगाहें फरीना के तो पैर ज़मीन पर टिकने से इनकारी हो गए। वो इसकी शख्सियत के सहर में यूँ मुब्तला हुई कि बाकी सब कुछ भूल गई, यहाँ तक कि अपना घड़ा हुआ झूठ भी। लाइबा, कल मुसव्वरी की नुमाइश में आ रही हो? आरफीन ने बेचैनी से पूछा। नहीं बाबा, वो शहर के दूसरे कोने में वाक़ है, मेरे लिए आना मुश्किल होगा। वो घबरा कर इनकार करने लगी। जानती थी कि अब्बा इतनी देर तक बाहर रहने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। दूर है तो क्या हुआ, अपने ड्राइवर के साथ आ जाना। आरफीन ने पॉपकॉर्न मुंह में डालते हुए लिफाफा इसकी जानिब बढ़ाया। हाँ, मगर वो गाड़ी ख़राब है।
फरीना ने जल्दी से बहाना बनाया। अच्छा, मगर तुमने तो बताया था कि तुम्हारे घर 4-4 गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। इसने सादगी से पूछा। फरीना परेशान हो उठी। वो हाँ, मगर इत्तफाक से 3 गाड़ियाँ ख़राब हैं, अब एक ही गाड़ी है जो डैडी के इस्तेमाल में है। फरीना ने गड़बड़ाकर आरफीन की याददाश्त को साथ सलाम पेश करते हुए बहाना घड़ा। बस रहने दो लाइबा, मैं सब समझता हूँ। इसने हाथ झाड़ते हुए मुँह बनाया। क्या क्या समझते हो? वह एकदम जल्द पड़ गई। ये ही कि तुम आना नहीं चाह रही हो, इसीलिए फजूल किस्म के बहाने घड़ रही हो। वो मुस्कुराया तो फरीना की जान में जान वापस आई। चलो ये ही सही। इसने निडर अंदाज में इसकी आंखों में झांका तो वो हंस पड़ा। वैसे लिबास के मामले में तुम्हारे रंगों का इंतखाब बहुत ही आला है। आरफीन ने सराहती निगाहों से इसके कीमती लिबास को देखा तो सिमट सी गई। हाँ बस वो, इसके समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वजूद पसीने में भीग गया। क्या हुआ लाइबा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आरफीन ने इसके शाने को हिलाकर पूछा। हाँ अब मैं चलूँ, डैडी इंतज़ार कर रहे होंगे। वो बात ख़त्म करते हुए खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आरफीन की पुकार पर इसके कदम सुस्त पड़ गए। इतना अच्छा दिन गुजारने के बाद इसका रिक्शों के पीछे दौड़ने का हरगिज़ मूड नहीं था। इस दिन पहली बार जब आरफीन इसे छोड़ने आया तो कोठी के सामने गाड़ी रोकते हुए बड़ा ही मरूब दिखाई दिया। फरीना ने भी शेखी में आकर अंदर चलकर चाय पीने की दावत दे डाली और दिल ही दिल में डरती रही, मगर वो कुछ उजलत में था। फिर कभी आने का कहकर गाड़ी भगा कर ले गया और फरीना की जान में जान आई। रात भर से जारी हल्की हल्की बारिश की वजह से हवा के झोंकों में नमी रच बस गई थी। आरफीन करीब पड़ी कुर्सी पर बैठकर कॉफ़ी के हल्के हल्के सिप ले रहा था। अचानक पीछे से एक ज़ोरदार धप पड़ी। मग हाथ से छूटते छूटते बचा। इसने गुसीली नज़रों से मुड़कर देखा। खैरुन्निसा के पोपले मुंह से छलकती शरारत ने इसे धीमा कर डाला। अच्छा तो ये मज़े हो रहे हैं। उन्होंने पोते को प्यार से देखा। आपके लिए भी कॉफ़ी मंगवाऊं? आरफीन ने एहतरामन अपनी जगह से खड़ा हो गया और सवालिया निगाहों से देखा। आए दफ़ा दूर, तुम ये काली कॉफ़ी पी पी कर अपना कलेजा सड़ाओ। उन्होंने मग में झांकते हुए बुरा सा मुँह बनाया और कुर्सी पर दराज हो गई। अच्छा तो फिर क्या चाय पीना है? हंसते हुए बोला। जानता था कि दादी जान किन अशिया से बेजार रहती हैं। नहीं भाई, मैं तो अभी लस्सी के साथ साग और पराठा खा कर आ गई हूँ। उन्होंने चटखारा लिया तो आरफीन को हंसी आ गई। अच्छा तो फिर कोई काम था? वो समझ गया कि आमद बिला मकसद नहीं, फ़ौरन ही पूछा। हाँ बकरा ईद करीब है तो मैं सोच रही थी कि मुंह में उंगली दबाकर लम्हा भर को थम गई। ओफ़ो दादी जान, आप क्यों फ़िक्र करती हैं? 2 गायें और 2 बकरे गांव से मंगवा लिए हैं। इसने अपने तई दादी की फ़िक्र दूर करना चाहिए। हाय हाय, मैं जानवरों की बात नहीं कर रही। उनका सफ़ेद चेहरा जलाल से सुर्ख पड़ गया। अच्छा तो फिर मसला क्या है? अब की बार वो ना समझ में आने वाली नज़रों से खैरुन्निसा को देखने लगा। आज तुमने वादा किया था कि बकरा ईद के बाद मेरी बहू घर ले आओगे। उन्होंने पिछले साल का वादा याद दिलाया। और दादी जान, वो तो मैंने मजाक में कहा था। उसने आंखें मीच कर ठंडी सांस भरी। हाय मेरे अल्लाह, और मैं तो इस सुरीली वाली बात को दिल से ही लगा कर बैठ गई। उन्होंने पोते को तीखी नज़रों से देखा। दादी, मेरी प्यारी दादी, दादी एक बात तो बताएं, क्या मुझे खुश देखना नहीं चाहती? इसने शरारत भरे अंदाज में पूछा। खुश देखना चाहती हूँ, तभी तो एक प्यारी सी लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ, वरना तुम्हारे पापा के तो अंग्रेज़ों वाले तौर तरीके हैं कि भाई औलाद की ज़ाती ज़िंदगी में हम दखल नहीं देते। वो जब मुनासिब समझेगा हमें इशारा कर देगा, हम लड़की के घर रिश्ता लेकर पहुँच जाएंगे। दादी आप भी ना, आरफीन ने गर्दन हिलाते मज़े से सराहा। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बड़े वाले का भी ऐसे ही नास मारा गया। पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां बक्से में भरकर विलायत से लाए, तो फिर जाकर अपनी जैसी बुकरातन बीवी ढूंढ लाया। ना भाई ना, ऐसा नहीं होगा। मैं मशरकी लड़का, भला इस मामले में क्या कर सकता हूँ? अपने बेटे से कहें ना। आरफीन भी शरारती हुआ मासूमियत से शिकवा किया। इनसे क्या कहें, इनकी तो मंतक ही निराली है। वो कहते हैं कि बच्चों पर अपने फ़ैसले थोपने से उनका एतमाद डानवाडोल हो जाता है। वो एकदम चटक उठी। अच्छा तो क्या बात गलत है? आरफीन को इस छेड़छाड़ में मज़ा आने लगा। भला बताओ, हमने भी तो 10 बच्चे पालने हैं। अपनी पसंद से इस सब की शादी की, कभी किसी को शिकायत नहीं हुई। मगर ये नए ज़माने के रंग ही निराले। उन्होंने तफसील बताई। सुन रहे हैं आप? वो हंस दिया और दादी के पीछे झांक कर देखा, जहाँ से इकबाल अहमद उन दोनों की तरफ ही आ रहे थे। माँ की बातों से उनके चेहरे पर शगुफ्तगी छा गई। अच्छा अम्मा, तो ये बात है? उन्होंने माँ के नज़दीक पहुँच कर कहा। हाय, अचानक खैरुन्निसा की तबीयत बिगड़ने लगी और वो सीने पर हाथ रख कर एक तरफ लुढ़क गई। दोनों बाप बेटे के औसान ख़ता हो गए। वो खैरुन्निसा पर झुक गए। अब्बा ये क्या है? फरीना ने बेड पर पड़े कपड़ों के शॉपर को देखकर बेजारियत से पूछा।
कम आएगी का एहसास बुरी तरह से तंग करने लगा और आंखें फ़ौरन ही बरसने को तैयार हो गईं। वो लाइबा आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी, फिर अपने पुराने कपड़े दे गई। करम अली ने किताब पर से निगाह उठाए बगैर जवाब दिया, मुझे नहीं चाहिए इसकी उतरन। फरीना ने मुंह बिगाड़ कर शॉपर को परे खिसकाया। बुरी बात बेटा। फारी कुछ दिनों से बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। वो चौंक गए। खनकार कर गला साफ किया, पता नहीं मुझे क्या समझ रखा है। खुद तो हर दूसरे दिन आउट ऑफ फैशन कहकर हर सूट को मुस्तरद कर देती है, फिर वो सारा अंबार उठाकर मुझ पर एहसान करने चली आती है। फारी सोचो, अगर तुम्हारा मामू इतने अच्छे दिल का ना होता तो हम दोनों का क्या होता। तुम्हारी माँ के इंतकाल के बाद हमने कैसा कैसा बुरा वक्त देखा है। फिर वो खौफनाक लम्हा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता, जब रोड एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी चकनाचूर हो गई और मैं व्हील चेयर का मोहताज हो गया। ये जुल्फ़कार की ही ज़ात थी जिसने हम बाप बेटी को सहारा दिया, रहने की जगह दी, तुम्हारा पूरा खर्चा उठाया, और तुम आज इसकी अच्छाइयों का इन अल्फाज में सिला दे रही हो। करम अली ने बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए समझाना चाहा। हाँ अब्बा, मगर मैं ऐसी ज़िंदगी डिज़र्व नहीं करती। मुझे लाइबा की जगह होना चाहिए था। वो एकदम फट पड़ी। फारी, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। फरीना को भी एहसास हुआ कि इसके मुंह से गलत अल्फाज निकल गए, इसीलिए मज़ीद कोई जवाब देने की जगह सर झुका लिया। करम अली ने स्टिक थामी और बेटी को तका जो टिश्यू से अपनी नाक और आंखें पोंछ रही थी। इसका सफ़ेद चेहरा इस वक्त सुर्ख हो रहा था। इससे पहले कि वो मज़ीद कुरेदते, लाइबा मुस्कुराती कमरे में दाखिल हुई। फारी की बच्ची, आजकल कहाँ गायब रहती हो। बड़े खुलूस से शिकवा किया गया। इन दोनों ने पलट कर लाइबा को देखा। बस यार, स्टडीज़ में मसरूफ़ हूँ। फरीना ने चेहरे पर खैर मकदमी मुस्कुराहट सजाकर इसे जवाब दिया। आखिर जो कुछ भी यहाँ था इसके बाप के दम का ही ज़हूर था, फिर वो इससे कैसे मुँह बिगाड़ सकती थी। माशाअल्लाह से सारे टेस्ट क्लियर हैं। हारिस ने खैरुन्निसा की रिपोर्ट्स चेक करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। इकबाल अहमद कई घंटों से माँ के साथ जुड़े उनका चेकअप करवाते फिर रहे थे। टेंशन से उनका अपना बीपी लो हो गया। शुक्र है यार, कुछ तो है। आरफीन ने एक तवील सांस लेने के बाद तशवीश से दोस्त की तरफ देखा। यही बात समझ से बाला था रहा। आंटी जी की तबीयत बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक है। हारिस की बात पर खैरुन्निसा ने पट से आंखें खोलकर इसे घूरा। अच्छा, फिर ये एकदम से बेहोश कैसे हो गई। आरफीन ने खैरुन्निसा के हाथ मलते हुए पूछा। शायद कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ गया हो। हारिस ने उलझन ज़दा निगाहों से अपने दोस्त की दादी को देखा, जो इशारों में जाने क्या समझाना चाह रही थी। बेटा, एक घूंट पानी का पिलाना। उन्होंने आरफीन की बात काट कर नहीफ आवाज़ बनाई। पानी? ओह, मैं मिनरल वाटर की बोतल ख़रीद कर लाता हूँ। आरफीन ने इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा और जल्दी से क्लिनिक से बाहर जाते बुड़बुड़ाया। डॉक्टर बेटा, ज़रा बात तो सुनिएगा। आरफीन के जाते खैरुन्निसा एकदम चौकस होकर बैठ गई। जी आंटी, बोलिए। हारिस ने इन्हें चौंक कर देखा। मेडिकल लाइफ में पहली बार हारिस का ऐसे मरीज़ा से पाला पड़ा था जो बीमार होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करना जानती हूँ। वो अजीब शशोपंज में मुब्तला था। खैरुन्निसा ने मौका से फ़ायदा उठाकर जल्दी से हारिस के कानों में सरगोशी की। दादी की मनसूबाबंदी सुनने के बाद इसकी हंसी छूट गई। जैसे ही कमरे के बाहर से आरफीन के कदमों की चाप सुनाई दी, वो आंखें मूंद कर चेहरे पर नक्काहत तारी करते हुए सफ़ेद बेड पर दराज हो गई। दादी जान की तबीयत अब कैसी है? आरफीन ने फ़िक्रमंदी से पूछा। तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर बेहोश हो गई थी। हारिस ने चेहरे पर संजीदगी पैदा की। यार, जितने पैसे दादी के इलाज पर खर्च हों तो कर, महंगी से महंगी दवा लिख दे, मगर किसी भी तरह इनको ठीक कर दे। आरफीन का लहजा गुलोगीर हुआ। असल में मुझे लगता है कि इन्होंने कोई बात दिल से लगा ली। हारिस ने खैरुन्निसा की हदायत के ज़ेरे असर बात बनाई। बात? कैसी बात? आरफीन ने हैरत से इसका मुंह तका। इनकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो तृष्णा रह गई हो। हारिस ने एक और इशारा दिया। ख्वाहिश? मगर पापा तो दादी के मुंह से निकलने से पहले हर बात पूरी कर देते हैं। वो अब भी नहीं समझा तो हारिस को इस पर ताव आया। पागल लड़का। खैरुन्निसा के कान इधर ही लगे थे। आरफीन की मासूमियत पर खार चढ़ी। हो सकता है कि वो कुछ ऐसा चाह रही हूँ जो पूरा ना हुआ हो। हारिस की तरफ से एक और कोशिश की गई। हाँ हाँ, याद आ गया। आरफीन ने जहन पर जोर दिया और मुस्कुरा कर बोला। इन दोनों ने भी दिल में शुक्र अदा किया कि बात इसके समझ में आ ही गई। अच्छा, तो क्या बात है वो? हारिस ने दादी की चुटकी काटने पर जिलबिला कर पूछा। हमारी दादी की अपनी एक सहेली से हर बात पर ज़िद बहस चलती है। पिछले साल फातिमा खाला ने आखिर तक इनसे छुपाए रखा कि किस जानवर की कुर्बानी करने जा रही हैं, और ऐन बकरा ईद वाले दिन अपने ऊँट की रोनमाई करा डाली। दादी जान ने दोस्त की इस हरकत का बहुत ही बुरा माना। इन्हें फ़ोन करके घुन्नी मीसने का खिताब दे डाला, फिर हम सबका जीना हराम करके रख दिया।
उठते बैठते इनकी एक ही रट थी, अगले साल फातिमा से भी बड़े ऊँट की कुर्बानी देंगी। मेरे दिमाग से बात निकल ही गई थी, शायद इन्हें इस बात से दुख पहुँचाओ। आरफीन ने बड़ी संजीदगी से बात बताई। हाय अल्लाह, खैरुन्निसा ने एक आँख खोलकर ऊपर देखते हुए फरियाद की। खैर, कोई मसला नहीं, इस बार हमारे यहाँ भी बकरा ईद से 2 दिन पहले एक अच्छा सा ऊँट आ जाएगा। इसने जिस अंदाज में वाक़या बयान किया, हारिस की हंसी निकल गई और खैरुन्निसा का दिल चाहा कि इसे ही कुर्बान कर डालें। पोते के नादानियों पर उन्होंने मैदान अमल में खुद ही कूदने का फ़ैसला किया। फरीना का दिल जाने क्यों उदास उदास सा था। पूरा दिन गुजर गया मगर आरफीन ने बात तक नहीं की। इसने कई बार नंबर मिलाया, लाइन काट दी गई। वो एकदम हिजान ज़दा सी हो गई। इसकी तन्हाई में आरफीन ने खुशियों के दिए जलाए थे। अचानक से दोबारा अंधेरा छाता देखकर वो घबरा गई। कहीं इसको मेरी हकीकत तो नहीं पता चल गई। इसके दिल में अंदेशे जाग उठे। अगर इसने मुझे छोड़ दिया तो? एक खौफ की लहर इसके इर्द गिर्द खींचती चली गई। फरीना ने होंठों को चबा चबा कर सुर्ख कर लिया। करम अली जो बाजार से सौदा सर्फ लेकर स्टिक पर जोर देते हुए अंदर दाखिल हुए तो बेटी को यूं बेखबरी के आलम में खोया खोया सा बैठा देखकर दुखी हो गए। ये अपनी माँ से कितनी मुख्तलिफ है। उन्होंने सरदाह भरी और सारा सामान बावर्ची खाने में ले जाकर रख दिया। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि इनकी बीवी अंजुम बड़ी नेक और साबिर औरत थी। एक बड़े घर से ताल्लुक़ रखने के बावजूद इसने कभी किसी मामले में हिर्स ना की। शौहर की कम आमदनी में वो हमेशा अपनी चादर देकर पाँव फैलाने की आदी थी। मगर गुजरते वक्त के साथ चादर छोटी पड़ती चली गई तो नौबत यह आ गई, सर ढांको तो पैर खुल जाते, पैर ढांको तो सर ओरियां हो जाता। फरीना उनकी अकलौती औलाद नहीं थी। इसके बाद भी अंजुम के यहाँ 4 लड़के हुए मगर वो बच ना सके। करम अली और अंजुम ने अल्लाह की मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया और उनकी मोहब्बतों का मरकज़ फरीना बन गई। वो दोनों अपनी बेटी को जुनून की हद तक चाहते। उसके मुँह से निकली हर बात उनके लिए हदीस का दर्जा रखती थी। उन्हें अपनी फरीना पर बड़ा ही फ़ख्र था। वो वाकई लाखों में नहीं तो हज़ारों में एक ज़रूर थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थी। मगर माँ के अचानक दुनिया से चले जाने और बाप की माजूरी के बाद जैसे सब कुछ ही बदल कर रह गया। तालीम हासिल करने का इसे हमेशा से बहुत शौक़ था। इसी वजह से जी जान से किताबों से चिपकी रहती। ऐसा कोई वाक़या भी पेश नहीं आया जिसकी वजह से इसको किसी जहनी परेशानी का सामना करना पड़ता। ये पहला मौका था कि इसे शदीद सदमे का सामना करना पड़ा था। माँ छोड़कर चली गई तो इसके बाद बाप की ज़िंदगी भी ख़तरे में पड़ गई, नौकरी भी ख़त्म हो गई। इसी वजह से फरीना के छोटे मामू ने तरस खाकर इन दोनों को अपनी बड़ी सी कोठी में ले आए। मगर इसकी मुमानी सरवत ने इतना शोर मचाया कि मजबूरन इन बाप बेटी को कोठी के अकब में वाक़ 2 कमरों के छोटे से पोर्शन में रहने की जगह दे दी गई। गो कि सरवत के घर से एक अलहदा हिस्सा था मगर इस तक जाने के लिए उनकी कोठी का लौन अबूर करना पड़ता था और इन्हें ये बात भी गवारा नहीं थी। ताहम बर्दाश्त करना पड़ा। यहीं से मामलात बिगड़ने लगे। फरीना जैसे जैसे इस शाहाना घर से गुजर कर अपने छोटे से हिस्से की जानिब बढ़ती, इसके कदम मन मन भर के हो जाते। वहाँ मौजूद हर शय से टपकती अमारात की चमक इसके अंदर एक अजीब सा एहसास कमतरी जगाने का मौजिब बनती। वो शुरू से ही हसास और ज़हीन थी, इसीलिए हर बात को ज़्यादा महसूस करती। मामू की बेचारी सी शफ़क़त और हिमायत, ममानी की बेजारी और अपनी कज़न लाइबा की लाताल्लुकी। वो जब बीच का रास्ता अबूर करते हुए लाइबा जुल्फ़कार को मुलाजमों पर हुक्म चलाते, बड़ी सी गाड़ी पर घूमते और एक से बढ़कर एक नए फैशन के लिबास और महंगी ज्वेलरी पहनने देखती तो इसके मन में भी लाइबा बनने की ख्वाहिश जाग उठती। मगर वो अपने हालात से मार खा जाती। फिर ज़िंदगी इस पर मेहरबान हो गई और आरफीन का साथ मिला। इसके अंदर का खला पुर होने लगा। यही वजह थी कि इसकी एक दिन की बेरुखी भी फरीना के लिए सुहाने रूह बन जाती। वो सुबह से इससे बात करने को तरस रही थी मगर वो जाने कहाँ मसरूफ़ था। ना ही कॉल की और ना ही इसके मैसेज का कोई जवाब दिया। फरीना, क्या चाय नहीं मिलेगी? करम अली की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो घबरा कर उठ गई। जी अब्बा लाई। फरीना ने जवाब दिया और हाथ मुँह धोकर सीधी बावर्ची खाने में चली गई। चाय बनाकर एक कप बाप को थमाया और अपने हाथ में चाय से भरा मग लिए बाहर निकल आई। सहन में खड़े नीम के दरख्त के हिलते पत्तों को यासियत से देखा जिस पर धूप की किरणें हौले हौले कपकपा रही थी, बिल्कुल इसके दिल की तरह, जहाँ आरफीन के दूर हो जाने का खदशा मुसलसल हावी हो रहा था। उफ़, ये सर क्यों दुख रहा है? खैरुन्निसा ने माथा दबाते हुए आंखें खोलकर एक्टिंग की। आंटी प्लीज़ जहन पर ज़्यादा जोर ना दें। हारिस ने बढ़कर ओवर एक्टिंग की। बेटा, मुझे लगता है कि मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं। लहजा मायूसी से भरा हुआ था, चेहरे पर अफसुर्दगी फैल गई। दादी जान, ऐसी बातें ना करें। वो तड़प कर उनके नज़दीक हुआ।
बस आरफीन के सर पर सेहरा सजा देख लूं, सुकून मिल जाए। उसके घुंघरियाले बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए सर दाह भर कर कहा, उफ आह! इसके मुंह से जोर की सदा निकली। क्यों बेटा, शादी के नाम पर मुंह से आहें निकल रही हैं? हारिस ने एक आंख दबाकर शरारत से पूछा। नहीं यार, दादी से कहो मेरे बाल छोड़ दें, बहुत तकलीफ हो रही है। आरफीन ने फरियाद की तो खैरुन्निसा ने जल्दी से मुट्ठी खोल ली, जज्बात में आकर पूरा जोर लगा दिया था। यार एक बात गौर से सुन ले, अगर तू चाहता है कि आंटी की तबीयत ठीक हो जाए तो एक काम करना पड़ेगा। हारिस ने संजीदगी से इसके कंधे पर हाथ रख कर कहा। वो क्या? इसने सादतमंदी से सर हिला कर कहा, बस तू फ़ौरन अपनी शादी का एहतमाम कर डाल। हारिस ने मुस्कुरा कर कहा, इतनी जल्दी किससे? इसके हाथ पैर फूल गए। सुरीली और किससे बेवकूफ़ लड़के। वो पोपले मुंह से हंसती हुई हशाश बशाश दिखाई दी। सुरीली? अरे हाँ, वो तो मुझे मिल गई है। आरफीन ने मुस्कुरा कर कहा। इसका ख्याल मोहब्बत का सितारा बनकर दिल के आसमान को चमचमाने लगा। माय गॉड, लाइबा के कितने सारे मैसेज आए हुए हैं। दादी जान की बीमारी में उलझ कर वो उससे बात करना भी भूल गया। जेब से फ़ोन निकाल कर चेक किया तो बोला, इसकी फ़िक्रमंदी पर उन्हें बहुत प्यार आया। लाइबा, नाम तो बहुत प्यारा है, खैरुन्निसा ने दिल में सोचा और पुरसुकून होकर पोते की जानी मुतवज्जा हुई। खैरुन्निसा ने भी बातों में आरफीन से लाइबा के हवाले से बुनियादी मालूमात निकलवा ली और इसके घर का पता एक पर्चे पर लिखवा कर मुट्ठी में दबा लिया। 2 दिन ऐसे ही उदास उदास से गुजर गए, मगर कोई राब्ता नहीं हो सका। वो मायूसी क्या था, गहराइयों में डूबी घर के काम निपटा कर यूनिवर्सिटी जाने के लिए कपड़ों पर इस्त्री कर रही थी कि इसका मोबाइल फ़ोन बजने लगा। फरीना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। जल्दी से फ़ोन उठाकर नंबर चेक किया तो आरफीन का था। सब खैरियत तो है? इसने दूसरे हाथ में पकड़ी हुई इस्त्री साइड में रखकर सोचा, आरफीन कभी भी इतनी रात को कॉल नहीं करते हैं। इसने परेशानी से मोबाइल को मुट्ठी में थामा और यस का बटन दबा दिया। डरते डरते हेलो कहा तो दूसरी तरफ से आरफीन ने जो कुछ बताया वो इसके पैरों तले से ज़मीन खींचने के मुतरादिफ था। जो कुछ होने जा रहा था वो इसकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। मुख्तसर से बात करने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया और गहरी सोच में डूब गई। गुलाबी सी बारबी डॉल जैसी लाइबा की आदत थी, वो हर नया सूट 2-3 बार पहनने के बाद एक साइड में डाल देती और फिर गाड़ी का रुख किसी बड़े से शॉपिंग मॉल की जानी मोड़ देती। इसका वार्डरोब एक बार फिर नए फैशन की ब्रांडेड कपड़ों से सज जाता। एक दिन लाइबा के दिल में जाने क्या नेकी आई। इसने बहुत सारे कीमती और तकरीबन नए सूट एक शॉपर में डालकर फरीना को थमा दिए। वो जिसकी कीमती शेफून के दुपट्टे पर हाथ फेरते हुए हसरत से देख रही थी। पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाई, मगर फिर लाइबा के पुरखुलूस इसरार पर बड़ा सा शॉपर उठाकर बेदिली से कमरे से बाहर निकल गई। अपने पोर्शन में पहुंचकर सारा असबाब एक बोझ की तरह अपनी अलमारी के निचले खाने में ठूंस दिया। अलमारी खोलते बंद करते वो जब भी शॉपर को देखती अजीब से कम मायगी का एहसास मन में कचौके लगाता। मगर एक दिन कॉलेज में होने वाली मीना बाज़ार के लिए जब फौरी तौर पर कोई नया सूट दस्तयाब ना हो सका तो इसी थैले को निकाल कर छांटी की। सारे कपड़े ही नए थे। इसी में से एक बहुत खूबसूरत दीदा जेब प्रिंट से आरास्ता नीले और जर्द इम्तजाज से बना कीमती लिबास पहनकर कॉलेज चली गई। फिर तो जैसे इसकी टोरी बन गई। फरीना की सहेलियों की सराहती निगाहें इसके वजूद से जैसे चिपक गईं। हर जानिब से ऐसी वाह वाह हुई कि वो भूल ही गई कि लाइबा की उतरन है। यूँ समझने लगी जैसे इसका ही सूट है। इसके बाद से सारी झिझक निकल गई। वो इस बात पर ही खुश होती रही कि दुनिया के सामने इसका भरम तो कायम हो गया। इस दिन के बाद से इसकी ज़ाहिरी हालत देखकर वो अपनी सहेलियों में एक अमीरज़ादी समझी जाने लगी, जिसके बदन पर महंगा कीमती लिबास, कंधे पर लेदर का बैग, पैरों में कीमती जूते होते। यही वजह थी कि जब आरफीन ने इसकी जानिब दोस्ती का कदम बढ़ाया तो वो इससे अपनी हकीकत छुपा बैठी। शायद इसे खोने से डरती थी और अपना नाम लाइबा बता डाला। ज़िंदगी की गाड़ी फूलों की डगर या हमवार रफ्तार से चली जा रही थी कि अचानक झटके खाकर रुकने लगी। आरफीन ने तो इसके सर पर बम ही फोड़ डाला। इसने बड़ी मोहब्बत और मान से कहा कि वो जल्द ही इसके यानी लाइबा के घर अपने वालिदैन के साथ रिश्ता मांगने आ रहा। अपने तौर पर तो इसने खुशखबरी सुनाई थी, मगर वो बुरी तरह से हिचकिचा उठी। इसे रोकने के बहाने करने लगी, मगर वो अपने जोश व खरोश में इसकी नाक को शर्म पर महमूल करने लगा। भला वो रुकने वाला था? फरीना का दिल डूबा जा रहा था। अंदर ही अंदर, बहुत अंदर, अथाह गहराइयों में गिरने लगा। हाय अल्लाह, लड़की क्या है, बिल्कुल ईद का चांद। खैरुन्निसा ने बारबी डॉल जैसी लाइबा को देखा तो मुँह से बेसाख्ता निकला, जी। लाइबा उनके अंदाज़ पर घबरा उठी। इसे अभी तक इन अजनबी ख़वातीन के इतने मोहब्बत भरे अंदाज हज़म नहीं हो रहे थे। इधर आओ बेटी। शुबाना इकबाल ने भी होने वाली बहू को निसार हो जाने वाली निगाहों से देखा और अपने बराबर में बैठने की जगह बनाई। आप लोगों को किसी रिश्ते वाली ने भेजा है?
सरवत जुल्फ़कार थोड़ा खुश और थोड़ा हैरान थी। दोनों ख़वातीन हुलिये से अमीर और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान की लग रही थी, जो अपने साथ तहाइफ़ का ढेर लेकर आई थी। ए फिटकार पड़े इन रिश्ता लगाने वालियों पर, हमें तो आरफीन ने भेजा है। खैरुन्निसा के मुंह से झट से निकला। आरफीन? ये आरफीन कौन है? सरवत ने तजस्सुस में पूछा। एबी, क्या तुम आरफीन को नहीं जानती हो? खैरुन्निसा ने अच्छा खासा बुरा मानते हुए इन्हें घूरा। नहीं, मैं नहीं जानती, तभी तो पूछा। फक्सी होकर सफाई देने लग गई। ये क्या मुसीबतें हैं? लाइबा ने दिल ही दिल में सोचा। मिसेस जुल्फ़कार, आरफीन मेरा बेटा है, हम लोग इसी का तो रिश्ता लेकर आए हैं। शुबाना ने साड़ी का पल्लू ठीक करते तफसील बताई। लाइबा बेटी तो इसे अच्छी तरह जानती है। खैरुन्निसा ने शरारत से फूले गालों पर उंगली टिकाई। लाइबा जानती है? कमाल है, इसने कभी जिक्र नहीं किया। सरवत ने बेटी को गर्म निगाहों से देखा, जो खुद इन सब की बातों पर फक हुई जा रही थी। मैं कहती हूँ, जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी? ये ज़माना इन बच्चों का ही तो है, और पसंद की शादी में कोई हर्ज भी नहीं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में जिता दिया। आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? लाइबा इस इल्ज़ाम पर शशदर रह गई, एकदम सोफ़ा छोड़कर खड़ी हो गई। पसंद की शादी? ये क्या कह रही हैं आप? सरवत का लहजा तेज़ हुआ। खैरुन्निसा को भी ताव आ गया। बेटा, माँ को सारी सच्चाई बताओ ना, कि तुम्हारा और आरफीन का। मेरा मतलब है कि खैरुन्निसा जोश में बोले चली जा रही थी। शुबाना ने उनके पाँव पर पाँव रखकर खामोश कराया। इट्स टू मच, लाइबा हाथ मलते हुए बोली। इसकी गुलाबी रंगत से सुर्खियाँ छलकने लगी थी। मगर आरफीन ने हमें ख़ुद बताया कि वो और लाइबा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए तो हम इसके साथ यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। शुबाना ने उलझे हुए अंदाज में कहा। एक मिनट मिसेज़ इकबाल, मुझे लगता है कि शायद कोई बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सरवत के भी हाथ पैर फूल गए। कमाल है। अच्छा, एक मिनट, आरफीन बाहरी कार में बैठा, मैं इसे बुलवाती हूँ, वही हकीकत बताएगा। शुबाना ने मतानत से हाथ उठाकर इन दोनों को खामोश कराया और अपने बैग में से सेल निकाल कर आरफीन को कॉल करने लग गई। आसमान पर सुरमई बादल मंडलाने लगे और वक्फा वक्फा से धीमी धीमी सी बूंदाबांदी पड़ने लगी। तो फरीना ने जल्दी घर जाने का सोचा। वैसे भी एक झूठ के हाथों इसने जिस तरह से सब कुछ खो दिया, इसे कहीं करार नहीं मिलता। घर में होती तो बाहर जाने को हुड़कती, अगर बाहर होती तो घर जाने की जल्दी होती। दिल को जैसे पंखे से लग गए थे। सरवत आते जाते इसे ताने देती। पहली बार जुल्फ़कार भी इससे नाराज़ रहते, और करम अली के समझ में नहीं आ रहा था कि वह बेटी की इस हरकत पर दुनिया का दुख का इजहार करें या चीखें चिल्लाएं। वो आरफीन को सारी बातें सच बताने का अहद कर चुकी थी, मगर वो इसके तवक्को से पहले ही अपनी दादी और माँ के साथ वहाँ पहुँच गया और लाइबा को देखकर हैरान रह गया। नहीं, मेरी वाली नहीं, लाइबा जुल्फ़कार ये नहीं है, इसने साफ इनकार किया। अच्छा, कमाल है, इस घर में तो एक ही लाइबा जुल्फ़कार रहती है। सरवत ने इस बात को अपनी बेटी की तौहीन समझी। कोई बात नहीं बेटा, हमें तो ये लड़की ही पसंद आ गई। शुबाना और खैरुन्निसा इस बारबी डॉल पर रेशा ख़त्मी हुई जा रही थी। अच्छा, मगर वो कौन है जो मुझसे इतने दिनों तक लाइबा बनकर अपनी रस भरी आवाज़ में बातें करती रही? आरफीन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेटा, आपको यकीन है कि वो लड़की इसी घर में रहती है? सरवत का माथा ठनका। तस्दीक चाहिए। जी आंटी, क्योंकि मैंने इसे कई बार इस घर के बाहर ड्रॉप भी किया है। आरफीन ने अपने माथे की उभरती रग पे उंगली टिकाकर बताया। वो इस वक्त टेंशन में था। एक मिनट। सरवत की छठी इसने एक इशारा दिया। इन्हें ठहरने का कहकर वो गुस्से से भरी फरीना के पोर्शन की जाने बढ़ी। इसके ना करने के बावजूद इसे घसीटती ड्राइंग रूम में ले आई। आपकी बातचीत कहीं इससे तो नहीं होती थी? उनके लहजे में तनफ़ुर भरा हुआ था। लाइबा, ये सब क्या है? आरफीन ने इसे देखते करीब जाकर पूछा। ये लाइबा नहीं, ये तो। सरवत फरीना के बाजू दबोचते हुए ज़ोर से चिल्लाई और इसकी ज़ात की धज्जियाँ बखेरने लग गईं। तुमने अच्छा नहीं किया। आरफीन की निगाहों में शिकवा जागा। फरीना के लिए वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया। एक दर्द भरी निगाह इस पर डाली और हाथों में मुँह छुपाकर रोते वहाँ से भाग गई। तुम चलो, मुझे आज यहाँ थोड़ा काम है। नादिया ने इसे मायने ख़ेज़ निगाहों से देखते हुए कहा तो वह चौंक कर अपने ख्यालों से बाहर आ गई। यूनिवर्सिटी के बड़े से लोहे के गेट को पार कर रही थी कि एकदम से बारिश ने ज़ोर पकड़ लिया। वो पनाह लेने के लिए स्टॉप पर लगे बड़े से नीम के दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई। इसी वक्त न जाने किधर से एक बड़ी शानदार सी गाड़ी बड़े ज़ोर के झटके से कुछ दूर आकर रुकी। फरीना घबरा गई। इसका दिल धक धक करने लगा और गला खुश्क हो गया। निगाह उठाकर देखा, सियाह गाड़ी का दरवाज़ा खुला और ब्राउन चमकदार जूते कीचड़ भरे पानी में बड़े आराम से जा उतरे। फरीना ने निगाह उठाकर देखा तो आरफीन बरसती बारिश की परवाह किए बगैर इसकी जानिब चला आ रहा था। इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे ही रह गई। फरीना ने हिम्मत करके फिर से आरफीन को देखा। वो लाइट ब्राउन शर्ट और ब्लैक जीन्स में भीगे बालों के साथ और भी हैंडसम लग रहा था।
बारिश का ज़ोर तेज़ होने लगा। आरफीन बुरी तरह से भीगने लगा, मगर ऐसा लगता था कि इसे किसी बात की भी परवाह नहीं। बस निगाहों का मरकज़ फरीना बनी, तो वो जो इससे निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? इसके करीब पहुंचकर गंभीर लहजे में बोला। किस बात का? फरीना के खुश्क पड़ते लबों से बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज अदा हुए। आखिर तुम मोहब्बत को क्या समझती रही? दिल बहलाने का एक खेल? इसने चुपती हुई नज़र डाली और तल्ख लहजे में पूछा। मैं अब आपके किसी सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ, बुझे हुए लहजे में बोली। नहीं, तुम जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगी मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसने फरीना को घूरा, जो सुर्ख लिबास में बेबहुटी बनी खड़ी थी। आपने लाइबा से रिश्ता तय होने के बाद मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ तो दिया है। ना चाहते हुए भी शिकवा इसके लबों से निकला। मोहब्बत भी तो मैंने लाइबा से ही की थी, इसने मुस्कुरा कर कहा। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। फरीना इसकी इस बात पर बुरी तरह झुंझला गई, बर्दाश्त ख़त्म होने लगी। पहले ये बताओ तुमने मेरे दिल से क्यों खेला? वो बेबस होने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर पता नहीं कैसे ये सब हो गया। वो सटपटा कर रह गई, अपनी नज़रें नीची करके आहिस्ता से कहा। मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क करता था, फिर भी तुम पर असर नहीं हुआ। आरफीन ने सुर्ख पड़ती आंखें उसके चेहरे पर जमा कर कहा। देख लिया आपकी मोहब्बत, जब ही तो शादी किसी और से करने चलें। इसकी सुई एक ही बात पर अटकी जा रही थी। तुम्हारी धोखेबाजी की यही सज़ा है। आरफीन की चौड़ी पेशानी पर पड़ने वाले बल गिनना मुश्किल होने लगा। हाँ, मैं धोखेबाज हूँ, इसीलिए मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लाइबा से शादी कर लें। वो आपके लिहाज से परफेक्ट है, मैं किसी सूरत भी आपके काबिल नहीं हूँ। वो इसके माथे की शिकनों की परवाह किए बगैर न जाने कैसे इतना सब कुछ कह गई और तेज़ी से आगे की तरफ भागी। पीछा तो मैं तुम्हारा अब तमाम उम्र नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि नादिया ने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। आरफीन ने इसकी कलाई थाम कर इंकशाफ किया। नादिया ने? वो चौंक कर इसकी सूरत देखने लगी। शुक्र अदा करो कि इस दौर में तुम्हें इतनी मुखलिस दोस्त का साथ मैसर आया, जिसने ऐसे जमकर तुम्हारा मुकदमा लड़ा कि मुझे कायल करके ही छोड़ा और मेरे जहन पर छाई सारी कसाफतें धुल धुलाकर साफ़ हो गईं, वरना तुमने तो मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरफीन ने ओक में बारिश का पानी भर कर इसके ऊपर फेंकते हुए प्यार से कहा, तो वह हैरान होकर इसे देखती रह गई। मगर वो आपकी मंगनी? खुशी इसके वजूद पर साया फिगन थी, मगर ये ख्याल उदास कर गया। कौन सी मंगनी? किसकी मंगनी? ऐसी कोई बात ही नहीं थी। आंखें मीच था और बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, मगर मोमानी ने तो हमें बताया था कि वो बोलते बोलते रुक कर इसे देखने लग गई। ऐसी कोई बात नहीं है। उस दिन मुझे जैसे ही पता चला तुम्हारा असली नाम फरीना है और लाइबा तुम्हारी कज़न है, तो मुझे अफसोस हुआ। तुम्हारी मोमानी जिस तरह से बिछी जा रही थी, दिल ने तुमसे इंतकाम लेने की ठानी और सोचा असली वाली लाइबा से रिश्ता जोड़ लूँ। मगर जाते जाते तुमने जिस अंदाज में मुझे देखा, मेरा सारा गुस्सा धुल गया। बस तुम्हारी मोहब्बत ही बाकी रह गई। मैंने मम्मा और दादी जान को वहाँ से उठने का इशारा किया और खामोशी से बाहर आ गया। आरफीन ने तफसील बताई। अच्छा, और वो आपकी दादी जान की बकरा ईद के बाद शादी वाली शर्त? इसने दबे लहजे में पूछा। हाँ, वो तो पूरी होगी ना, मगर मेरी सुरीली से शादी के बाद। आरफीन ने खिसक कर करीब होते हुए इसका हाथ थाम कर प्यार से सरगोशी की तो शर्मा गई। एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की छाँव के सिवा कुछ नहीं चाहिए था। एक बार एतबार करके अपनी सच्चाई बताती तो। इसका गंभीर लहजा और भारी आवाज़ में अदा किए जाने वाले अल्फाज अपना असर कायम कर रहे थे। मैं बस डरती रही कहीं आपको खो ना दूँ। इसके होंठ, गुलाबी होंठ कप कपाए। ऐसा कभी नहीं होता जाना, आरफीन ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए प्यार से समझाया। थैंक यू। फरीना के चेहरे पर हल्का सा खुशी का तासुर उभर आया। किस बात के लिए? शौक़ी से अनजान बनते हुए बोला, मेरी नादानियों को माफ़ करने और मेरा यकीन करने के लिए। वो बेसाख्ता बोलते हुए इसे देखने लगी। इन दोनों का साथ एक दूसरे के लिए बड़ा ही खुशकुन था। जैसे ही इसकी नज़रें आरफीन की मोहब्बत लुटाती नज़रों से टकराई, फरीना को शर्म आ गई। वो इससे दूर होकर बरसती बारिश में भीगने लगी। आरफीन ने मुस्कुराकर फरीना के हसीन चेहरे पर मचलती पानी की बूंदों और गालों पर साया फिगन घनीरी पलकों की लर्जिश को देखा। दिल को कुछ कुछ होने लगा। सारे अंदेशे मोहब्बतों की बारिश में बह गए। आने वाला वक्त एक खूबसूरत मंजिल के रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो दोनों खुशियों भरी चाप सुनने में मगन हो गए। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह पाक हाफ़िज़।